जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ओके, स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 7। लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 6 में हम लोग ने बात की थी अबाउट the faulty postures of the cervical spine and faulty postures of the lumbar spine that are affecting the head region, ठीक है, और thoracic region in the cervical spine and the pelvic and the hip region in the lumbar spine। मतलब कि ये तीनों combinations हैं। अगर सर्वाइकल स्पाइन आपकी इन्वॉल्व होती है फॉल्टी पोस्चर में तो उसके साथ आपका थोरेसिक स्पाइन भी इन्वॉल्व हो सकता है, आपका थोरेसिक स्पाइन भी इन्वॉल्व हो सकता है और उसके साथ आपकी हेड भी इन्वॉल्व हो सकता है। और जो आपका लंबर स्पाइन के फॉल्टी पोस्चर्स हैं उसमें आपके पास pelvic रीजन भी इन्वॉल्व हो सकता है और हिप जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्कोलियोसिस, ठीक है। I'm going to start with the definition of the scoliosis. It is defined as a three-dimensional deformity. ठीक है, a three-dimensional deformity means when a deformity is present in all the three planes, ठीक है, or when a deformity is going to affect all the three planes, then it is known as a three-dimensional deformity. नाउ इससे पहले तक जो इसकी डेफिनेशन थी वो सिर्फ ये कहा जाता था कि दैट इज अ लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, ठीक है, उसको हम स्कोलियोसिस बोलते थे। बट इट इज मच मोर देन अ सिंपल लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, इट इज मच मोर देन, ठीक है, ये कहीं ज्यादा है उससे, ठीक है। हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि जी एक लेटरल कर्वेचर के गलत होने की वजह से तो जी स्कोलियोसिस हो गया। It is much more than. It is much more than that of that of a lateral curvature, a simple lateral curvature. Now, शो नहीं हो रही। जी बेटा मैं करने लगा हूँ। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द थ्री प्लेन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले उसमें आपके पास आ जाता है कि अगर हम बात करें फॉर द वेरी फर्स्ट डिफॉर्मिटी, हम ये बात करते हैं कि स्कोलियोसिस में लेटरल कर्वेचर डेवलप होता है, ठीक है। वो लेटरल कर्वेचर जो है दैट इज एक्चुअली साइड बेंडिंग टू आइदर साइड, ठीक है, आइदर टू राइट साइड और आइदर टू लेफ्ट साइड। अच्छा, जब बेटा साइड बेंडिंग होती है किसी भी एक साइड के ऊपर तो एक साइड पे आपकी कन्वेक्सिटी डेवलप होती है और ऑपोजिट साइड के ऊपर आपकी कनकेविटी डेवलप होती है। ये सबको पता है, ऐसा होता है बच्चों। जब साइड बेंडिंग होगी तो किसी एक साइड के ऊपर कन्वेक्सिटी डेवलप होगी और जब जो दूसरी साइड होगी वहां पर कनकेविटी डेवलप होगी। So whenever there is a lateral bending of the spine or whenever there is a lateral curvature that is going to develop in a spine, this affects the frontal plane symmetry, ठीक है। इससे आपकी कौन सी सिमेट्री की डिफॉर्मिटी बन रही है? फ्रंटल प्लेन की डिफॉर्मिटी बन रही है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज होगी कि जी फ्रंटल प्लेन डिफॉर्मिटी बनेगी। अब सेकंड बात क्या है, सेकंड डिफॉर्मिटी कैसे बन रही है, ठीक है, सेकंड प्लेन के अंदर डिफॉर्मिटी कैसे बन। आप लोगों ने आप लोगों ने सुना होगा नी लॉकिंग मैकेनिज्म के बारे में, नी जॉइंट लॉकिंग मैकेनिज्म, कि जब टिबिया एक्सटेंड कर रही होती है तो टर्मिनल एक्सटेंशन में टिबिया की एक्सटर्नल रोटेशन होती है जिसकी वजह से नी जॉइंट लॉक हो जाता है। सुना होगा बच्चों? जी पार्टिसिपेंट्स, यस सर। ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली अ कंबाइंड मूवमेंट, अ कपल्ड मूवमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज अ कपल्ड मूवमेंट,
ठीक है। जब भी टिबिया एक्सटेंड होगी टर्मिनल एक्सटेंशन में उसकी एक्सटर्नल रोटेशन जरूर होगी क्योंकि वो उसका कपल्ड मोशन है। ठीक है। सो इसी तरीके से स्पाइन में भी कपल्ड मोशंस आती हैं। ठीक है, कपल्ड मोशन प्रोड्यूस होती है आपकी ह्यूमन बॉडी में, ऑलमोस्ट हर जॉइंट्स के ऊपर कपल्ड मूवमेंट्स पाई जाती हैं। ठीक है। अब वो कहता है कि स्पाइन में जब भी आपकी वर्टेब्रास जो हैं या जो स्पाइन है वो बेंडिंग में जाती है, साइड बेंडिंग में जाती है, तो साइड बेंडिंग में आपके पास कपल्ड मूवमेंट आती है रोटेशन की। साइड बेंडिंग में कौन सी कपल्ड मूवमेंट आती है? रोटेशन रोटेशन। की। जब भी साइड बेंडिंग होगी रोटेशन होगी। तो क्या हुआ कि जैसे ही साइड बेंडिंग हुई है, ठीक है, तो उसमें आपके पास रोटेशन आना शुरू हो जाएगी। जो वर्टिब्रास होंगे, जिस रीजन के वर्टिब्रास साइड बेंड हुए होंगे, वही वर्टिब्रास क्या करेंगे? रोटेट होना शुरू हो जाएंगे। अब ये बात मैटर करती है कि रोटेट किस डायरेक्शन में होंगे। क्या वो लेफ्ट साइड पर रोटेट होंगे, क्या वो राइट साइड पर रोटेट होंगे? तो उसके लिए मैकेनिज्म क्या निकाला हुआ है कि जब भी आपकी साइड बेंडिंग होती है, जिस साइड के ऊपर आपकी कन्वेक्सिटी डेवलप होगी, स्पाइन की कन्वेक्सिटी जिस साइड के ऊपर डेवलप होगी, ठीक है, उस साइड को आपके वर्टिब्रा जो है वो रोटेट करेंगे। ठीक है, उस साइड को आपके वर्टिब्रा क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। ठीक है। तो बेटा हमेशा याद रखना है कि जिस साइड की कन्वेक्सिटी, अगर वो राइट साइड की कन्वेक्सिटी है तो जो वर्टिब्रास हैं वो राइट साइड को रोटेट करेंगे। अगर लेफ्ट साइड की कन्वेक्सिटी है, ठीक है, तो हमेशा वर्टिब्रास जो है वो लेफ्ट साइड को रोटेट करेंगे। ठीक है। अब ये जो रोटेशन का कंपोनेंट आ जाता है, वर्टिब्रास रोटेट करते हैं ना, व्हाट इट इज? it is actually a deformity that is going to be affect the horizontal plane। ठीक है, ये वो डिफॉर्मिटी है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन को अफेक्ट करेगी है। ठीक है। तो जैसे ही लेटरल कर्वेचर डेवलप हुआ, लेटरल कर्वेचर के साथ रोटेशन डेवलप हुई, तो इट मींस कि इसने दो प्लेन्स को मैल अलाइन कर दिया है या दो प्लेन्स के अंदर डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस कर दी है। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इसी चीज के साथ आपकी क्या होती है? थ्रेसिक का या नंबर का, थ्रेसिक का या नंबर का या सर्वाइकल का, जिस भी रीजन में स्कोलियोसिस डेवलप हो रहा है, उस रीजन का जो नॉर्मल कर्वेचर होता है, जैसे लंबर का है जी लॉर्डोटिक पोस्चर है, और थ्रेसिक का काइफोटिक पोस्चर है, ये एग्जैजुरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये क्या होना शुरू हो जाता है? एग्जैजुरेट होना शुरू हो जाता है। दैट इज एग्जैजुरेशन ऑफ द काइफोसिस। ठीक है, ये एग्जैजुरेशन ऑफ द लंबर लॉर्डोसिस। तो वो कहते हैं कि जैसे ही ये एग्जैजुरेशन होती है नॉर्मल कर्व्स की, ठीक है, इसकी वजह से कौन सी डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस होती है? सैजिटल प्लेन की डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस होती है। So ultimately all the three planes are going to be affected and deformity is going to be produced there। तो अब हम कह सकते हैं कि स्कोलियोसिस इज अ थ्री डायमेंशनल डिफॉर्मिटी। जी बच्चों। यस सर। ओके। नाउ स्कोलियोसिस की दो किस्म की टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस एंड नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस। Structural scoliosis means that whenever the skeletal system is going to be involved, skeletal system, the bones, the joints, they are going to be affected and gets deformed। ठीक है, जब स्ट्रक्चर itself इन्वॉल्व हो जाएगा स्कोलियोसिस में, तो इट इज डिफिकल्ट टू रिकवर। ठीक है, ये इरिवर्सिबल स्कोलियोसिस कहलाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिजिकल थेरेपिस्ट, क्योंकि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता जब तक कि सर्जरी ना हो। ठीक है, और वो एक एक्सटेंसिव सर्जरी होती है कि जिसकी वजह से जो है स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस को मैनेज किया जाता है। एक्सटेंसिव सर्जरी होती है पूरी स्पाइन की। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस। नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस क्या है? उसको हम लोग फंक्शनल स्कोलियोसिस भी बोलते हैं, पोस्चरल स्कोलियोसिस भी बोलते हैं। जो नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस है वो डेवलप होता है कि जब आपका स्ट्रक्चर एज सच इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि आपके जो मसल्स हैं, ठीक है, वो टाइटनेस हो गई है, उनमें कहीं पर टाइटनेस हो गई, कहीं पर लेंथनिंग हो गई है किसी पोस्चर रिलेटेड फैक्टर की वजह से,
ठीक है, पेन से बचने के लिए पेशेंट ने ऐसा कर्वेचर अडॉप्ट कर लिया कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पर कि जिससे स्कोलियोसिस डेवलप हो गया। So that is why this is called structural scoliosis and it is reversible. हम इजीली इसको फिजिकल थेरेपी से मैनेज कर सकते हैं और इसको रिकवर कर सकते हैं। Now there are two types of shapes, ठीक है, स्कोलियोसिस में दो किस्म की शेप्स होती हैं। One is C-shaped scoliosis and the other one is S-shaped scoliosis. C-shaped scoliosis में बेटा एक कन्वेक्सिटी होती है और एक ऑपोजिट साइड के ऊपर कनकेविटी होती है, जबकि S-shaped में क्या होता है कि दो साइड्स के ऊपर कन्वेक्सिटीज आती हैं और दो साइड्स के ऊपर क्या आती हैं, कनकेविटीज आती हैं, बट इन अ क्रॉस्ड मैनर, ठीक है, क्रॉसिंग के तौर पर। जैसे क्रॉस होता है तो एक क्रॉस की जो लाइन है वो इंडिकेट कर रही होती है किसको, कन्वेक्सिटीज को, और जो दूसरी क्रॉस की लाइन है वो इंडिकेट कर रही होती है कनकेविटीज को, ठीक है। अच्छा बेटा सिंपली इसको हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन से मसल्स टाइट हुए और कौन से मसल्स वीक हुए हैं? तो बेटा याद रखिएगा, जहां पर जिस साइड की कनकेविटी होगी वहां के मसल्स टाइट हो जाएंगे, जिस साइड पे कन्वेक्सिटी होगी वहां के मसल्स लेंथन हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। सिंपली जिस साइड की कन्वेक्सिटी होगी वहां के मसल्स लेंथन है, जिस साइड की कनकेविटी वहां के मसल्स टाइटेंड है। अच्छा, अब जो मैंने पहले एक बात कही कि जी जैसे ही आपकी जो स्पाइन है वो साइड बेंडिंग में जाती है, वहां के वर्टिब्रास की रोटेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ये बात मैंने कही। दैट इज अ कपल्ड मोशन, दैट इज व्हाई बोथ ऑफ दीज मूवमेंट्स आर गोइंग टू ऑकर, ठीक है, इन्होंने होना ही होना है, आप इस चीज को प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि दैट इज अ कपल्ड मूवमेंट। अब वो कहता है कि जैसे ही आपकी स्पाइन रोटेशन में जाती है, फर्ज करें लेटरल बेंडिंग हुई है, लेफ्ट साइड पर बेंडिंग हुई है स्पाइन की, लेटरल कर्वेचर डेवलप हुआ है, ठीक है, साइड बेंडिंग जो है वो लेफ्ट साइड की है। अब लेफ्ट साइड की साइड बेंडिंग है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कन्वेक्सिटी किस साइड पर डेवलप हो रही है? लेफ्ट साइड पे। कन्वेक्सिटी बेटा, कन्वेक्सिटी राइट साइड पे सर। सर राइट साइड पे सर। साइड पे, कनकेविटी लेफ्ट साइड पे, ठीक है, कनकेविटी लेफ्ट साइड पे होगी, सेम साइड पर जो कन्वेक्सिटी होगी वो राइट साइड पर होगी। अब वर्टिब्रास की रोटेशन किस डायरेक्शन में होगी? सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे। नहीं बेटा, वर्टिब्रास की रोटेशन होगी राइट साइड के ऊपर। मैंने बात कही थी कि जहां पर कन्वेक्सिटी होगी उसी डायरेक्शन में आपके वर्टिब्रास रोटेट करेंगे। अगर राइट साइड की कन्वेक्सिटी है तो राइट साइड के ऊपर आपके वर्टिब्रास रोटेट करेंगे। ओके सर। कन्वेक्सिटी की बात करें तो जैसे ही आपको वर्टिब्रास राइट साइड के ऊपर रोटेट करेंगे तो होगा क्या? यूजुअली जो स्कोलियोसिस होता है वो आपके थ्रेसिक स्पाइन से स्टार्ट होता है और लंबर तक जाता है, या लंबर से स्टार्ट होकर थ्रेसिक तक चला जाता है। एक्चुअली होता क्या है, थ्रेसिक में आपके पास रिब केज इन्वॉल्व है, रिब केज इन्वॉल्व है। जब भी आपके वर्टिब्रास रोटेट होंगे टुवर्ड्स द कन्वेक्स साइड और टुवर्ड्स द राइट साइड, तो फिर क्या होगा कि आपका रिब केज भी साथ में रोटेट करेगा। ऐसे ही है ना? ये सर। जब आपका रिब केज रोटेट करेगा तो फिर क्या होगा कि कन्वेक्सिटी वाली जो साइड है उसकी जो पोस्टीरियर साइड सरफेस है, उसकी जो बैक है पोस्टीरियर सरफेस है, वहां पर आपको बम्प मिल जाएगा। वहां पर क्या मिलेगा? बम्प मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो रिब केज है वो एज अ होल क्या कर गया है? रोटेट कर गया है। और जब वो रोटेट लाइक दिस, ठीक है, वो एज अ होल क्या कर गया है? रोटेट कर गया है, ठीक है, रोटेट। तो जैसे ही वो रोटेट किया है उस रिब केज की पोस्टीरियर सरफेस जो है वो बाहर निकल आई है, ठीक है, और जो कनकेविटी वाली साइड है वहां पर उसकी जो बम्प है वो एंटीरियर साइड के ऊपर है। बात की समझ आ रही है बच्चों? जी सर। ये कन्वेक्सिटी वाली साइड के ऊपर जब बम्प है, जो बम्प है वो पोस्टीरियर साइड के ऊपर है, और जो कनकेविटी वाली साइड के ऊपर है वो डेट इज ऑन द एंटीरियर साइड, ठीक है। अब ये जो बैक साइड का जो बम्प होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेजर बैक एमिनेंस। हम इसको क्या बोलते हैं? रेजर बैक एमिनेंस।
अच्छा, to differentiate between a structural scoliosis from a non-structural scoliosis, हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग भी करवाते हैं पेशेंट की। लेट्स से एक पेशेंट आपके पास आया है स्कोलियोसिस के साथ, अब आप क्या चाहते हो कि मैं चेक करूं कि दैट इज अ स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस, तो हम उसके लिए सिंपल से टेस्ट करवाते हैं, दैट इज अ फॉरवर्ड बेंडिंग। पेशेंट को जब फॉरवर्ड बेंड करवाया जाए और उसका यही वाला जो बम्प है पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर, अगर ये बम्प रिजॉल्व हो जाए फॉरवर्ड बेंडिंग से, रिजॉल्व होने का मतलब क्या है, ये बम्प ठीक हो जाए फॉरवर्ड बेंडिंग से, तो इट मींस कि दैट इज अ नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस और दैट इज अ फंक्शनल स्कोलियोसिस। और अगर कोई किसी का बम्प ठीक नहीं होता, ठीक है, फॉरवर्ड बेंडिंग से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि दैट इज अ स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस। जी बेटा, बात की समझ आइए। जी सर। Now, what are the causes of structural scoliosis? Structural scoliosis न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस की वजह से, मस्कुलर डिजीजेस की वजह से, प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिजीजेस की वजह से, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हो जाए, सेरेब्रल पाल्सी हो जाए, ठीक है, इन चीजों की वजह से आपकी स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस डेवलप होती है, ठीक है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ऑस्टियोपैथिक डिसऑर्डर्स। Osteopathic disorders means whenever there is softening of the bone, rickets की rickets में there are chances कि आप scoliosis डेवलप हो जाए। इसके अलावा ऐसी डिजीजेस जिसमें आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, ठीक है, उसमें हो सकता है scoliosis डेवलप। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज हेमीवर्टिब्रा। हेमीवर्टिब्रा इज कि जिसमें हाफ साइड ऑफ वर्टिब्रा डेवलप करते हैं और हाफ साइड ऑफ वर्टिब्रा डेवलप नहीं करते, इसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस डेवलप होता है, ठीक है। फ्रैक्चर इटसेल्फ कैन रिजल्ट इन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस। और जो लास्ट कॉज है दैट इज इडियोपैथिक, अननोन कॉजेज हैं जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस डेवलप हो जाते हैं। So what are the common causes of non-structural scoliosis? The most common cause है non-structural scoliosis की leg length discrepancy। बेटा लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी जो है ये एक्चुअली एक स्ट्रक्चरल इशू है, लेकिन हम इसको डाल किसमें रहे हैं, पोस्चरल स्कोलियोसिस में या फंक्शनल स्कोलियोसिस में या नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस में। क्यों? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे स्पाइन का इटसेल्फ कोई मसला नहीं है, दैट इज एक्चुअली शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब साइज। यहाँ पर लिम्ब का मसला है, लिम्ब का साइज छोटा हुआ है जिसकी वजह से स्कोलियोसिस डेवलप हो रहा है। तो उस साइज को हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, लिम्ब के साइज को या स्कोलियोसिस को इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लिम्ब जो जो साइज जो साइड अगर राइट साइड छोटी है तो हम क्या करेंगे, वहां पर शू लिफ्ट करवा देते हैं। शू लिफ्ट का मतलब क्या होता है कि वो एक्चुअली लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी को खत्म कर देता है जिसकी वजह से स्कोलियोसिस ठीक हो जाता है। फिर इसके अलावा वो कहता है कि मसल्स गार्डिंग, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू पेन, अगर कोई पेनफुल स्टिमुलस प्रेजेंट है उस वजह से भी स्कोलियोसिस डेवलप हो सकता है। और फिर वो कहता है पोस्चरल फैक्टर्स, जो आपके हैबिचुअल फैक्टर्स हैं, मतलब कि ऑक्यूपेशन रिलेटेड स्ट्रेस है, कॉन्टिनेंस, एक ही ऑक्यूपेशन एक ही पोस्चर के अंदर अगर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस डेवलप हो सकता है। So that was the part of the part of lecture number 6, ठीक है। और अब हम लोग बात करने लगे हैं अबाउट, सर सर कोई सैटरडे को है ना हमारा? बेटा मैं अभी आप लोगों को गाइड कर देता हूँ आफ्टर द लेक्चर। एक्सक्यूज मी सर, ये थोरेसिक केज वाली जो रोटेशन आपने बताई थी एक दफा दोबारा से बताते हैं, जो बम्प डेवलप होता है। एक मिनट में आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूँ, उसमें आप लोगों को अच्छे से
जी बच्चों, सबको स्क्रीन नजर आ रही है? जी यस बच्चों, सर आ रही। सर आ रही है नजर। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बच्चा नजर आ रहा होगा जिसमें स्कोलियोसिस डेवलप है। ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के ऊपर है, ये सिंपली उसकी खड़े हुए उन्होंने पिक्चर ली हुई है। दैट इज एक्चुअली इंडिकेटिंग अ लेटरल कर्वेचर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको लेटरल कर्वेचर नजर आ रहा है जो कि एक स्कोलियोसिस को इंडिकेट कर रहा है। और दिस वन इज फॉरवर्ड बेंडिंग। ठीक है, ये फॉरवर्ड बेंडिंग में अब आप इसको देखो कि फॉरवर्ड बेंडिंग में आपको ये साइड क्या नजर आ रही है? रेज नजर आ रही है। ठीक है, Yes, sir. as compared यस to सर। this one। ठीक है, so this is actually a pump। ठीक है, होता क्या है कि when ये अब इसकी कन्वेक्सिटी है राइट साइड की। इसकी कन्वेक्सिटी क्या है? राइट साइड की, लेफ्ट साइड की कनकेविटी ऐसे ही है। जी सर. जी सर। तो जिस साइड की कन्वेक्सिटी होती है, आपके वर्टिब्रास उसी साइड को रोटेट करते हैं। तो जिस साइड को आपका वर्टिब्रास रोटेट करेंगे, आपका रिब केज भी रोटेट करेगा। अगर राइट साइड की कन्वेक्सिटी है तो रिब केज एज अ होल राइट साइड को रोटेट करेगा, जो कि पोस्टीरियर साइड के ऊपर, कन्वेक्सिटी की पोस्टीरियर साइड के ऊपर बम्प प्रोड्यूस करेगा और कनकेविटी की एंटीरियर साइड के ऊपर बम्प प्रोड्यूस करेगा। कनकेविटी की इंटीरियर साइड के ऊपर बम्प प्रोड्यूस करेगा और पोस्टीरियर कन्वेक्सिटी के पोस्टीरियर साइड के ऊपर बम्प प्रोड्यूस करेगा। इस बम्प को हम रेजर बैक एमिनेंस भी बोलते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट साइन होता है, हमें ये बताता है कि वेदर इट इज अ स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस एंड नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस ड्यूरिंग फॉरवर्ड बेंडिंग। जी बेटा, बात की समझ आइए? यस जी सर आ सर. गई। यस सर आ गई है। ठीक है, ओके। सो I'm going to share the screen of lecture number 7. Okay. Now we are going to start with lecture number 7 topics. Okay. Now the first one is the tension headache and the cervical headache. Okay. What we know about in simple terms, tension headache और cervical headache होता क्या? ऐसा सर दर्द जो आपकी सर्वाइकल स्पाइन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा हो, उसको हम लोग सर्वाइकल हेडेक बोलते हैं या टेंशन हेडेक बोलते हैं। बेटा, ये वो वाला हेडेक नहीं है कि आपको टेंशन की वजह से जो सर दर्द हो रहा है, ये वो वाला हेडेक नहीं है। ठीक है, तो ऐसा सर दर्द जो कि किसकी वजह से हो रहा है? सर्वाइकल स्पाइन की वजह से हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज अ टेंशन हेडेक और अ सर्वाइकल हेडेक। ठीक है, सिंपल टर्म्स के अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ दिस सर्वाइकल हेडेक इज गोइंग टू अफेक्ट। वो कहते हैं कि यूजुअली जो आपके हेडेक्स हैं, ठीक है, जितने भी हेडेक हैं, ठीक है ना, उसमें वो कहते हैं कि 15 से लेकर 20% जो हेडेक्स होते हैं वो डेट आर ड्यू टू द सर्वाइकल स्पाइन। उसमें खुदा ना खासा मिग्रेन का कोई चांस नहीं होता। ठीक है, कोई ब्लड प्रेशर इश्यू नहीं होता, हाइपरटेंसिव इश्यू कुछ नहीं होता। ठीक है, वहां पर कोई क्लॉटिंग नहीं हो रही होती, वहां पर कोई हेमरेज नहीं हो रहा होता ब्रेन में जिसकी वजह से हेडेक हो। दीज आर एक्चुअली ड्यू टू द सर्वाइकल स्पाइन इटसेल्फ। सर्वाइकल स्पाइन के डिसफंक्शन की वजह से हेडेक प्रोड्यूस होता है 15 से 20% केसेस के अंदर। ठीक हो गया। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी यूजुअली जो आपके पोस्टीरियर साइड, जो पोस्टीरियर नेक का रीजन है, ठीक है, पोस्टीरियर नेक के रीजन में, पोस्टीरियर आपके हेड रीजन में, क्रेनियम के पोस्टीरियर रीजन के अंदर, ये जो जितना भी स्कैल्प है ना, इसमें आपको टेंशन महसूस होती है, टाइटनेस महसूस होती है, टेंडरनेस महसूस होती है। ठीक है, और इसी तरीके से जो पोस्टीरियर सर्वाइकल स्पाइन है, पोस्टीरियर नेक रीजन है, यहाँ पर भी आपको टेंशन मिलती है। ठीक है, इसके अलावा वो कहते हैं कि जो पेन है वो रेडिएट भी कर सकती है आपके शोल्डर्स तक। ठीक है, यहाँ तक बात की समझ आ गई? जी सर. अच्छा, अब कहते हैं कि ये जो हेडेक्स हैं, ठीक है, जिस तरीके से हमने पहले बात की थी लास्ट टाइम फॉल्टी पोस्चर और सर्वाइकल स्पाइन की, इसी तरीके से वो कहते हैं ये जो हेडेक्स हैं दे आर गोइंग टू अफेक्ट द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है,
तो कहते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को भी इफेक्ट करते हैं, जिस तरीके से आपकी अपर सर्वाइकल स्पाइन अफेक्ट करती थी, ठीक है। अब वो कहते हैं कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट क्योंकि एसोसिएट करता है डायरेक्टली विद अपर सर्वाइकल स्पाइन, इसमें वो कहते हैं ये सर्वाइकल हेडेक्स होते हैं, ये टेंशन सर्वाइकोजेनिक हेडेक है या टेंशन हेडेक है, ये भी एक्चुअली इसमें, अगर सिर्फ सर्वाइकल हेडेक्स की हम बात करें तो सर्वाइकल हेडेक्स में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इन दो जॉइंट्स का है, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट और एटलांटो एक्सियल जॉइंट का। दे आर वेरी क्लोज टू द हेड, ठीक है, और इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। तो इनकी वजह से टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का डिसफंक्शन बहुत कॉमन है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इस डिसफंक्शन में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का कोई इशू हो तो उस टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के इशू की वजह से आपकी अपर सर्वाइकल स्पाइन अफेक्ट करेगी, क्योंकि अगर अपर सर्वाइकल स्पाइन के इशू की वजह से टीएमजे में डिसफंक्शन आ सकता है तो टीएमजे के डिसफंक्शन की वजह से भी अपर सर्वाइकल स्पाइन में डिसफंक्शन आ सकता है, और जब अपर सर्वाइकल स्पाइन में डिसफंक्शन आएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, सर्वाइकल हेडेक प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि टेंशन हेडेक्स जो हैं वो यूजुअली इसके मल्टीपल कॉजेज हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की वजह से भी हो सकता है, आफ्टर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी हो सकता है। इसके अलावा काफी देर के लिए अगर आप हेड के कोई सस्टेन पोस्चर बनाकर रखते हो उस वजह से भी हेडेक्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, या फिर वो कहते हैं कि नर्व रूट इरिटेशन की वजह से भी आपका सर्वाइकल हेडेक प्रोड्यूस हो सकता है, या फिर सिंपली कि अगर बहुत ज्यादा कोई हार्ड वर्किंग एक्टिविटीज की हैं तो उस वजह से अगर मसल्स सोर हो गए हैं तो सोरनेस, मसल की वो सोरनेस भी टेंशन हेडेक या सर्वाइकल हेडेक प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द साइन एंड सिम्टम्स, कहते हैं यूजुअली इस हेडेक की जो पेन होती है वो यूनिलेटरल होती है, वो बायलेटरल नहीं होती यूजुअली, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसमें जो पेन है वो हमेशा नेक रीजन में होती है, यूजुअली सबसे ज्यादा जो रीजन पेन इन्वॉल्व होता है रीजन का, सबसे ज्यादा रीजन जो इन्वॉल्व होता है पेन में, ठीक है, वो डेट इज द नेक रीजन और द पोस्टीरियर नेक रीजन, एंटीरियर साइड के ऊपर पेन फील नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं यही जो पेन है ये रेडिएट भी करती है, ठीक है, इनटू द शोल्डर्स एज वेल एज इनटू द हेड, ठीक है। हेड में मतलब जो स्कैल्प रीजन है, ये जो आपकी स्कैल्प है इसमें ट्रैवल करती है, रेडिएट करती है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जितनी भी नेक मूवमेंट्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से एग्रेवेट भी करती है। अगर आप नेक मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पेन, ठीक है, तो वो एग्रेवेट भी कर सकती है, और रिलीफ किस तरीके से करेगी, जब इंडिविजुअल जो है वो सो जाएगा या रेस्ट करेगा या अगेंस्ट द ग्रेविटी उसकी मूवमेंट खत्म हो जाएगी, मतलब जैसे ही वो टेक लगाएगा अपनी गर्दन की, ठीक है, तो मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है या जो मसल्स की सपोर्ट है वो रिड्यूस होना शुरू होगी, मसल्स रिलैक्स होना शुरू होंगे, जिसकी वजह से पेशेंट की जो पेन है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा वो कहते हैं कि स्ट्रेस रिलेटेड पेन, इस स्ट्रेस की वजह से भी पेन ज्यादा हो सकती है, कोई स्ट्रेस हो, ठीक है। एक्चुअली स्ट्रेस सिंपली ये नहीं कि स्ट्रेस, ऐसा इंडिविजुअल जिसको स्ट्रेस की वजह से जिसके मसल्स टाइटन होना शुरू हो जाते हैं, नर्वस इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, ऐसे इंडिविजुअल में हेडेक जो है वो वर्स हो सकता है, सर्वाइकल हेडेक, ठीक हो गया। वो कहते हैं कि इट इज मोर प्रेवलेंट अमंग फीमेल्स एज कंपेयर्ड टू मेल्स, ठीक है। नाउ अच्छा, व्हाट आर द मस्कुलोस्केलेटल इम्पेयरमेंट्स, ठीक है, अगर हम सिंपली मस्कुलोस्केलेटल इम्पेयरमेंट्स की बात करें तो पहले कॉजेज हैं दैट आर ब्रॉड कैटेगरी कॉजेज, और अगर हम सिंपली मस्कुलोस्केलेटल इम्पेयरमेंट्स की बात करें तो मस्कुलोस्केलेटल इम्पेयरमेंट्स कैसे, कौन से हैं जिसकी वजह से सर्वाइकल हेडेक हो सकता है। तो कहते हैं सबसे पहले हाइपोमोबिलिटी, जॉइंट की मोबिलिटी रिड्यूस हो जाए, कौन से जॉइंट्स की, अपर सर्वाइकल स्पाइन के जॉइंट्स की, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट के, एटलांटो एक्सियल जॉइंट, जब हाइपोमोबिलिटी डेवलप होना शुरू हो जाए उस वजह से। इसके अलावा वो कहता है कि जब मसल परफॉर्मेंस इम्पेयर्ड हो जाए, नेक रीजन को जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं मसल, उनकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाए,
परफॉर्मेंस का मतलब स्ट्रेंथ भी है, इंड्योरेंस एंड पावर, तीनों चीजों का काम हो जाना, दैट इज इंडिकेटिंग एन इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस। ठीक है। अच्छा, नेक रीजन के मसल्स की इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस, इसके अलावा इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस ऑफ द शोल्डर गिर्डल मसल्स। ठीक है, ये जो शोल्डर गिर्डल जितने भी मसल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका भी अगर इनकी भी परफॉर्मेंस इम्पेयर्ड हो जाती है तो उस वजह से भी आपके हेडेक स्टार्ट हो सकती है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मस्कुलर इम्बैलेंसेस की वजह से भी वो कहता है कि आपकी सर्वाइकल हेडेक स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट इज द न्यूरल इरिटेशन। ठीक है, जब भी इंटरवर्टेब्रल फोरामिना नैरो डाउन होगा, आपके नर्व रूट्स इरिटेट करेंगे, उस वजह से आपको सर्वाइकल हेडेक डेवलप हो सकता है। So that is all about the cervical headache. How we are going to treat a patient with cervical headache? We are going to treat a patient with cervical headache जहां पर हमने उसकी हाइपोमोबिलिटी डायग्नोज कर ली कि इस सेगमेंट्स में हाइपोमोबिलिटी है, हम उस हाइपोमोबिलिटी को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ जी बच्चों। हाइपोमोबिलिटी को कैसे हम लोग रिस्टोर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मोबिलाइजेशन। ठीक है, जहां पर मसल परफॉर्मेंस की इंपेयरमेंट की बात आएगी, वहां पर हम लोग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करवाएंगे। समझ आ गई बेटा? जी सर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द इंटरवर्टेब्रल डिस्क। Intervertebral discs of the spine. These are very important structures. ठीक है, intervertebral disc is composed of two structures, that is annulus fibrosus and nucleus pulposus. Now annulus fibrosus बच्चों इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है। जिस तरीके से एक जैम का जार है, ठीक है, जैम के जार को आप लोग सामने रखो नजर के, जिस तरीके से जैम के जार की जो ग्लास बॉटल है, ये जो ग्लास जार है, अगर ये सिंपली ग्लास जार हो तो इट विल एक्ट एज एन एनुलस फाइब्रोसिस, और जब हम इसमें जैम डाल दें और ऊपर से इसको क्लोज कर दें तो दैट इज एक्ट एज अ न्यूक्लियस पल्पोसिस, और दिस होल जैम जार इज नाउ कंसीडर्ड एज अ इंटरवर्टेब्रल डिस्क। ठीक है, अब बेटा याद रखना है, ये जो एनुलस फाइब्रोसिस है, ये क्या है? एक ग्लास की तरह इसकी हैसियत है, जो ग्लास की आउटर बाउंड्री है। ठीक है, मैं ऊपर वाले लिड की बात नहीं कर रहा, मैं नीचे वाली बेस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आउटर लेयर की बात कर रहा हूँ। साइडों पे जो लेयर है ग्लास की, दैट इज एक्टिंग एज द एनुलस फाइब्रोसिस। अच्छा, अब मैं इसके बारे में भी बता दूं कि ये जो लिड है और जो बेस है, ये क्या है? These are cartilaginous end plates. These are cartilaginous end plates. अब वो कहते हैं ये जो लिड है और जो बेस है, ये cartilaginous end plates कहलाती हैं, और एक्चुअली ये न्यूक्लियस पल्पोसिस को प्रिवेंट करते हैं कि ये अबव या बिलो मूव हो सके। ठीक है, क्योंकि आउटर साइड के ऊपर जो बाउंड्री है वो किसकी वजह से? एनुलर फाइब्रोसिस की वजह से, और ऊपर और नीचे किसकी वजह से? कार्टिलेजिनियस एंड प्लेट्स की वजह से। इट विल एक्ट एज अ क्लोज चैम्बर जिसमें न्यूक्लियस पल्पोसिस एक्ट करेगा। ठीक है, अब वो कहते हैं ये एक्चुअली इंटरवर्टेब्रल डिस्क का फायदा क्या है? इंटरवर्टेब्रल डिस्क का फायदा सबसे ज्यादा ये है कि आपकी स्पाइन में जो वेट बेयरिंग होती है वो यूजुअली इंटरवर्टेब्रल जॉइंट्स या इंटरवर्टेब्रल डिस्क के ऊपर आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, मैक्सिमम टाइम जो है आपकी जो बेयरिंग होती है वो इंटरवर्टेब्रल जॉइंट्स या इंटरवर्टेब्रल डिस्क करती हैं, और जैसे ही वेट बेयर होता है, आपकी न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है वो अपने आप को इस तरीके से स्प्रेड करती है कि मैक्सिमम जो वेट है वो बेयर हो और जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, ऐसे ना हो कि वेट किसी एक डायरेक्शन में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया और बाकी डायरेक्शंस में वेट कम है। So this is the normal function of the intact intervertebral disc. जी बच्चों, बात समझ आ गई यहाँ तक? यस सर, sir. यस सर। सर स्लाइड चेंज करें आप? नहीं बेटा, मैं स्टार्ट करने दो। नाउ वो कहता है इंटरवर्टेब्रल डिस्क। ठीक है, कि अगर हम सबसे पहले एनुलस फाइब्रोसिस की बात करें तो एनुलस फाइब्रोसिस एक हार्ड स्ट्रक्चर है,
न्यूक्लियस पल्पोसिस एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है। अगर एन्युलस फाइब्रोसिस की हम बात करें तो एन्युलस फाइब्रोसिस जो है वो कोलेजन फाइबर से मिलकर बना हुआ है। आपको पता है कि कोलेजन फाइबर्स में जो टाइप 3 फाइबर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रेच होते हैं। तो एन्युलस फाइब्रोसिस में उस कोलेजन की सबसे ज्यादा कंपोजिशन होती है या उसकी सबसे ज्यादा प्रेजेंस होती है टाइप 3 फाइबर्स की, कोलेजन फाइबर्स। बताना क्या चाह रहा हूँ कि कोलेजन मौजूद होता है और कोलेजन एक्चुअली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एन्युलस फाइब्रोसिस, ठीक है। अब वो कहते हैं ये जो कोलेजन फाइबर्स है एन्युलस फाइब्रोसिस की अगर हम बात करें तो एन्युलस फाइब्रोसिस में कंसेंट्रिक शीट्स हैं, 12 पेयर ऑफ कंसेंट्रिक शीट्स। किसी इंडिविजुअल में 10 कंसेंट्रिक शीट के पेयर होते हैं, किसी में 12 कंसेंट्रिक शीट्स के पेयर होते हैं। कंसेंट्रिक शीट के पेयर की बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि एक शीट, ठीक है, इसके बाद एक सेकंड शीट, इसके बाद एक थर्ड शीट, कंप्लीट शीट होगी, ठीक है, उसको हम लोग कंसेंट्रिक शीट बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एन्युलस फाइब्रोसिस को देखें माइक्रोस्कोपिकली तो ये कंसेंट्रिक शीट्स हैं, 10 to 12 पेयर्स हैं, ठीक है, जो कि जो कोलेजन फाइबर्स की शीट के जो कि एक्चुअली न्यूक्लियस पल्पोसिस को कंटेन कर रहे हैं या एन्युलस फाइब्रोसिस बना रहे हैं, ठीक है। यहां तक बेटा बात समझ आ गई कि 10 से 12 कंसेंट्रिक शीट्स हैं। Yes, sir. यस सर, आ गया। नाउ द Yes, सेकंड sir. इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो कोलेजन फाइबर्स की अलाइनमेंट है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है एन्युलस फाइब्रोसिस में। वो कहते हैं कि एन्युलस फाइब्रोसिस में जो कोलेजन फाइबर्स की अलाइनमेंट है बेटा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 60 से 65 डिग्री के एंगल पर है। वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से किस डायरेक्शन में, 60 से 65 डिग्री के एंगल के ऊपर है, ठीक है। वो कहते हैं ये 60 से 65 डिग्री के एंगल का क्या फायदा है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक बहुत हिकमत रखी हुई है, वो ये कि जब भी कोई इंडिविजुअल बेंड करके रोटेट करता है जिसको हम लोग डायगोनल रोटेशन बोलते हैं, ठीक है, उसमें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि उसमें ये जो कोलेजन फाइबर्स की अलाइनमेंट है 60 से 65 डिग्री के ऊपर, ये एक्चुअली प्रोटेक्ट करती है एन्युलस फाइब्रोसिस को रप्चर होने से। नहीं तो वो कहते हैं कि अगर ये अलाइनमेंट ना होती कोलेजन फाइबर्स की और अगर हम एक दफा भी इसी तरीके से बेंड होके रोटेट कर जाते या डायगोनल रोटेशन करते तो हमारी एन्युलस फाइब्रोसिस फौरन से क्या हो जाती, रप्चर हो जाती या ब्रेक हो जाती। बेटा बात की समझ आइए। जी सर। जी सर। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट बेटा इसी तरीके से फिंगर टिप्स के ऊपर पॉइंट्स याद रखने हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये जो कंसेंट्रिक शीट्स है ना बेटा इसकी बहुत एक खसूसियत है कि जो अगर 12 कंसेंट्रिक शीट्स है ना तो 12 में से जो 6 कंसेंट्रिक शीट्स हैं, हाफ कंसेंट्रिक शीट्स हैं, इनकी डायरेक्शन अगर राइट साइड की है तो बाकी 6 की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट साइड की होगी। बात की समझ आई है बेटा। जी सर। यस सर। जो हाफ कंसेंट्रिक शीट्स हैं वो राइट साइड को रोटेट करेंगी और जो नेक्स्ट हाफ है वो लेफ्ट साइड को रोटेट करेंगी, लेफ्ट साइड राइट साइड। और फिर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, वो कहते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है ये हर एक के बाद यही अरेंजमेंट है। मींस अगर जो पहली कंसेंट्रिक शीट है अगर वो लेफ्ट साइड के ऊपर ओरिएंटेड है, लेफ्ट साइड के ऊपर, तो जो नेक्स्ट शीट होगी सेकंड वो राइट साइड के ऊपर ओरिएंटेड होगी। फिर अगर थर्ड शीट आएगी तो वो लेफ्ट साइड के ऊपर ओरिएंटेड होगी, फोर्थ शीट जो है वो राइट साइड के ऊपर ओरिएंटेड होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब हम राइट साइड की बेटा रोटेशन करेंगे तो फिर हमारी हाफ जो एन्युलस फाइब्रोसिस है वो स्ट्रेस के अंदर होगी। जब हम लेफ्ट साइड की रोटेशन करेंगे तब भी हाफ साइड क्या होगी, स्ट्रेस में होगी। बेटा बात की समझ आइए। यस सर, आ गया। So that is about annulus fibrosis. न्यूक्लियस पल्पोसिस एक जेल लाइक मटेरियल है, यूजुअली जो बनता है वो किससे बनता है, आपके वाटर से, ठीक है, और आपके फाइब्रोकार्टिलेज, ठीक है, ये मिलकर आपका क्या बना रहे हैं, प्रोटियोग्लाइकेंस, ठीक है, वाटर कंटेंट, ये मिलकर आपका क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियस पल्पोसिस।
एक्चुअली जो प्रोटियोग्लाइकन्स हैं इनमें वाटर एफिनिटी होती है, ठीक है, दे कैन अट्रैक्ट वाटर। तो जैसे ही जब आप लेटते हो बच्चे, कोई भी इंडिविजुअल जब लेटता है तो उसकी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जो प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं उनके ऊपर से प्रेशर खत्म होता है और वो प्रोटियोग्लाइकन्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं तो वाटर जो है वो अंदर आता है और न्यूक्लियस पल्पोसिस को क्या कर देता है, स्वेल कर देता है। अब न्यूक्लियस पल्पोसिस जैसे जैसे स्वेल होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हाइट बेहतर हो जाती है। तो इसलिए बेटा ये याद रखिएगा, जब हम रात से सुबह सो कर उठते हैं हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हाइट जो है वो बढ़ी हुई होती है और इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हाइट टोटल स्पाइन की हाइट में का 25% है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हाइट जो है वो टोटल स्पाइन का कितना है, 25% है, ठीक है। जैसे ही हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हाइट बढ़ी हुई होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटियोग्लाइकन्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता और वो वाटर को अट्रैक्ट करते जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग बैठते हैं, खड़े होते हैं, यही वाटर क्या करता है, ऊज आउट कर जाता है बाहर की तरफ, क्योंकि जैसे ही प्रेस होता है तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या करता है, वाटर को बाहर डिस्प्लेस करता जाता है, ठीक है, जितना उसके ऊपर बेयर हो, जितना उसके ऊपर वेट डलता जाए। समझ आ गई बच्चे बात? यस सर। अब वो कहते हैं यही जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है ना बेटा, न्यूक्लियस पल्पोसिस की जो लेयर्स हैं, जो आखिरी लेयर होगी ना न्यूक्लियस पल्पोसिस की, वो एन्युलस फाइब्रोसिस के साथ मिली हुई होगी, एन्युलस फाइब्रोसिस के साथ अटैच होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस पल्पोसिस की कोई अटैचमेंट नहीं है एन्युलस, इट इज अटैच्ड। जो आउटर मोस्ट लेयर है न्यूक्लियस पल्पोसिस की और जो इनर मोस्ट लेयर है एन्युलस फाइब्रोसिस की, अटैच है। इसी तरीके से एनुलस फाइब्रोसिस जो है वो ऊपर वाले वर्टिब्रा के साथ भी अटैच होता है, नीचे वाले वर्टिब्रा के साथ भी अटैच होता है, लेकिन सबसे बाहर वाली सरफेस के साथ। ये जो आउटर सरफेस है ना एनुलस फाइब्रोसिस की, इसका कनेक्शन एक ऊपर वाले वर्टिब्रा के साथ भी होता है और एक नीचे वाले वर्टिब्रा के साथ भी होता है, ठीक है। जो वर्टिब्रा की पेरिओस्टियम होती है ना मेम्ब्रेन, पेरिओस्टियम मेम्ब्रेन, जो पेरिओस्टियल लेयर्स होते हैं उसके साथ ये कनेक्शंस बनाते हैं, ठीक है, ताकि वर्टिब्रल डिस्क ना इधर उधर हो सके, ठीक है, और प्रॉपर स्टेबिलिटी मिले, इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी स्टेबलाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करे, ठीक है। अब वो कहते हैं कि न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है वो सबसे ज्यादा, ठीक है, जब भी वो कहते हैं आप फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे न्यूक्लियस पल्पोसिस आपका पीछे की तरफ पुश होगा, जब आप बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे तो न्यूक्लियस पल्पोसिस आगे की तरफ पुश होगा। जी बच्चों बात की समझ आई है? जी सर आ गई। अब वो कहते हैं कि ये जो पोस्टीरियर साइड के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, दैट इज अ डेंजरस इफेक्ट, क्योंकि वो कहते हैं कि फॉरवर्ड बेंडिंग में जब आप रोटेशन ऐड कर देते हो तो जो पोस्टरोलेटरल कॉर्नर होता है वो पहले से ही वीक होता है एनुलस फाइब्रोसिस का। एनुलस फाइब्रोसिस का जो पोस्टरो मतलब मींस टू से पोस्टरो स्लाइटली लेटरल आउटवर्ड, ठीक है, ये जो डायरेक्शन है ये पहले से ही वीक है एनुलस फाइब्रोसिस की, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पल्पोसिस जब फॉरवर्ड बेंडिंग विद रोटेशन में जब न्यूक्लियस पल्पोसिस मूव करता है तो वो इसी टारगेट के ऊपर, इसी पॉइंट के ऊपर आके प्रेशर पुट करते हैं, जिसकी वजह से एनुलस फाइब्रोसिस का क्या हो जाता है, टियर हो जाता है। ठीक हो गया बेटा? जी, so here you are going to see the concentric sheets of annulus fibrosis as well as nucleus pulposus, ठीक है। अच्छा, अब ये इंटरवर्टिब्रल फोरामिना है, ये मैं बाद में आपको आके समझाता हूँ। सबसे पहले इंटरवर्टिब्रल डिस्क की पैथोलॉजी देखते हैं। वो कहते हैं लेट्स से इंटरवर्टिब्रल डिस्क की पैथोलॉजी हो जाती है तो देयर आर 5 कंडीशंस और 5 स्टेजेस ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क पैथोलॉजी। सबसे पहली स्टेज क्या है? हर्निएशन की स्टेज है। कहते हैं हर्निएशन क्या होती है? हर्निएशन ये है कि जैसे ही न्यूक्लियस पल्पोसिस, जैसे ही आपने फॉरवर्ड या विद पोस्चर्स या कोई भी इंजरी हुई है या पोस्चर्स रिलेटेड फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि जैसे ही एनुलस फाइब्रोसिस जो है वो न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है
वो एनुलस फाइब्रोसिस की जो इनर मोस्ट लेयर है, जो इनर मोस्ट बैरियर है एनुलस फाइब्रोसिस का, जब उसको वो पास करना शुरू कर दे न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है, इनर वाले बैरियर को पास करना शुरू कर दे या इनर वाले जो लेयर है उनको पास करके बाहर आना शुरू कर दे, अभी बाहर आया नहीं लेकिन बाहर की तरफ उसकी डायरेक्शन है अंदर ही कंटेन ही है, ठीक है, तो इनर मोस्ट लेयर को उसने क्या कर दिया, रप्चर कर दिया, न्यूक्लियर पल्पोसिस इनर मोस्ट लेयर से कहां तक आ गया, थर्ड या फोर्थ लेयर तक आ गया, तो इट मींस कि दैट इज कॉल्ड हर्निएशन। नेक्स्ट वन इज प्रोट्रूजन। हर्निएशन से जो एक्सीड कर जाए दैट इज प्रोट्रूजन। इसमें भी न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है वो मिडल लेयर्स को भी क्रॉस कर जाता है, फर्स्ट जो इनिशियल लेयर्स है उनको भी, मिडिल लेयर्स को भी, और आखिरी लेयर्स तक पहुंच जाता है। लेकिन अभी भी एनुलस फाइब्रोसिस की जो आखिरी जो सबसे लास्ट लेयर होती है ना उसमें उसको प्रिवेंट किया होता है या बाहर नहीं निकलना, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोट्रूजन। नेक्स्ट वन इज प्रोलैप्स। प्रोलैप्स क्या है कि जिसमें एनुलस फाइब्रोसिस की जो लेयर्स है वो कंप्लीटली रप्चर हो जाती है, अब जो आखिरी लेयर थी ना वो भी रप्चर हो गई और अब न्यूक्लियस पल्पोसिस क्या कर रहा है, बाहर मूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन में क्या है, वो कहते हैं जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो मूव कर जाएगा या वर्टिब्रल कैनाल में या फिर इंटरवर्टिब्रल फोरामिना में, लेकिन वो कहते हैं कि न्यूक्लियस पल्पोसिस का अपने पीछे प्रीवियस न्यूक्लियस पल्पोसिस जो इसके पीछे न्यूक्लियस पल्पोसिस है इसके साथ इसका कनेक्शन कंटिन्यू रहता है, ठीक है, लेकिन ये एक्सीड कर जाता है लिमिट्स ऑफ पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है इसकी लिमिट्स को क्या कर जाता है, एक्सीड कर जाता है, ठीक है, ये दूर होता है एनुलस मतलब जो डिस्क है उससे दूर होता है लेकिन इसका भी कनेक्शन होता है विद द न्यूक्लियस पल्पोसिस। नेक्स्ट वन इज द सीक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, सीक्वेस्ट्रेशन मींस कि न्यूक्लियस पल्पोसिस बिल्कुल ही कट अवे हो जाता है फ्रॉम इट्स प्रीवियस न्यूक्लियस पल्पोसिस, जो पोर्शन बाहर निकला था वो कंप्लीटली कट अवे हो जाता है और ये इजीली मूव कर जाता है टू एनी अदर साइड, whether it is a spinal canal or whether it is the intervertebral foramina। जी बच्चों बात की समझ आ गई है? यस सर आ गई। ठीक है, so here are the, this one is herniation, inner layers को उसने रप्चर किया, this one is protrusion, outer layers तक पहुंच गया लेकिन अभी भी कंटेन है, this one is जिसमें बाहर निकल गया है, this one is prolapse and this one is sequestration जिसमें ये अलग हो गया, ठीक है, इसमें एक्सट्रूजन का नहीं बताया, जब ये इसके साथ अटैच रहेगा तो इट मींस कि दैट इज एक्सट्रूजन, ठीक है, और जैसे ही ये बाहर हो जाए तो दैट इज मीन सीक्वेस्ट्रेशन। यहां तक बेटा बात की समझ आ गई है? यस सर। जी सर। अब वो कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क की पैथोलॉजी की दो कॉजेज हैं, दो मैकेनिज्म्स ऑफ इंजरी हैं। द फर्स्ट वन इज द फैटीग ब्रेकडाउन एंड द अदर वन इज अ ट्रॉमेटिक इंजरी। ट्रॉमेटिक इंजरी का तो आप सबको पता है एक्यूट इंजरी है, कोई जोर से ट्रॉमा आया है और उसने इंटरवर्टिब्रल डिस्क को रप्चर कर दिया है या डिसलोकेट कर दिया है या व्हाटसोएवर, इट इज एन एक्यूट इंजरी, डायरेक्ट ट्रॉमा है। सेकंड वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज अ फैटीग ब्रेकडाउन। फैटीग ब्रेकडाउन मींस कि जब इंटरवर्टिब्रल डिस्क को आप अलाउ ना करो कि वो हील हो सके, आपका पोस्चर रोज उसको इंजर कर रहा है लेकिन आप दरमियान में ऐसा कोई रेस्ट पीरियड नहीं दे रहे हो कि जिससे वो ठीक हो जाए, हील हो जाए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, फटीग ब्रेकडाउन हो जाएगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क का, और जब फटीग ब्रेकडाउन होगा तो फिर अल्टीमेटली ये जो जितने भी मैंने पहले बात की है प्रोलैप्स की, प्रोट्रूजन की, एक्सट्रूजन की, सीक्वेस्ट्रेशन की, हर्निएशन की, ये सारे इजी हो जाएंगे, ठीक है, इजीली मतलब के स्मॉल सी मूवमेंट होगी तो ये कोई ना कोई इसमें से इंजरी हो जाएगी। समझ आ गई बेटा बात की? सर ये फटीग रप्चर दोबारा से बता दें, फटीग ब्रेकडाउन। फटीग ब्रेकडाउन का मतलब ये है कि रोज ब रोज डेली ऑन डेली बेसिस जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, जो पोस्चर रिलेटेड स्ट्रेस आ रहा है आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क के ऊपर, उसमें क्या हो रहा है कि आपका जो माइनर इंजरीज हैं, माइनर इंजरीज हो रही हैं लेकिन आप उन माइनर इंजरीज के बाद रेस्ट नहीं दे रहे हो,
रेस्ट नहीं ले रहे हो ताकि वो जो माइनर इंजरीज है वो हील हो सके, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपकी फटीग ब्रेक डाउन हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब फटीग ब्रेक डाउन हो जाएगी, वही जो माइनर इंजरीज है, जो माइक्रो ट्रॉमा है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैक्रो ट्रॉमा। ठीक है बेटा। ओके सर। तो नाउ हमने यहाँ पर बात की थी इंटरवर्टिब्रल फोरामिना की। अच्छा, ये वो स्पेस है जो कि दो वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये जो स्पेस है इसमें से एक्चुअली डिफरेंट कंटेंट्स पास करते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंटेंट्स कौन कौन से पास करते हैं, इसमें से आपकी सेंसरी नर्व या मोटर नर्व और या फिर सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया की नर्व, ठीक है, ये पास करती है। और जैसे ही ये पास करती हैं नर्व रूट से, ठीक है, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस पेरिफेरल नर्व, ठीक है ना, आपके पेरिफेरल नर्व बना देते हैं, ठीक है बच्चों। अब वो कहते हैं इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो कहते हैं कि ये जो बाउंड्रीज हैं वो कैसे, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से बाउंड्रीज बनती हैं। अच्छा बेटा, ये एक वर्टिब्रा को देखो, ये इसकी वर्टिब्रल बॉडी है, ठीक है, ये इसके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, ये इसका स्पाइनस प्रोसेस है, ये इसके पेडिकल्स हैं, लैमिनास हैं, ठीक है, और ये क्या है, एक्चुअली फेसेट जॉइंट्स हैं। तो ये जो पेडिकल्स हैं बेटा, यहाँ पेडिकल्स के ऊपर आपका क्या बनता है, एक्चुअली इंटरवर्टिब्रल फोरामिना बनता है, यहाँ से आपकी नर्व रूट पास करती है। वो कहते हैं कि ये जो इंटरवर्टिब्रल फोरामिना है, अगर इसकी हम लोग एंटीरियर साइड के ऊपर देखें तो एंटीरियर बाउंड्री कौन सा बना रहा है, डिस्क बना रहा है। पोस्टीरियर साइड के ऊपर देखें तो फेसेट जॉइंट्स आपकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहे हैं, किसकी, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना की। अगर वो कहता है ऊपर और नीचे देखें तो ऊपर और नीचे क्या बना रहा है, आपके पेडिकल्स हैं। नीचे वाले वर्टिब्रा का पेडिकल, ऊपर वाले वर्टिब्रा का पेडिकल, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके पास इंटरवर्टिब्रल फोरामिना बना रहे हैं। तो अब बेटा एक बात याद रखनी है, पोस्टरोलेटरल कॉर्नर सबसे वीकेस्ट है, बट देयर आर चांसेस कि पोस्टरोमीडियल कॉर्नर की रप्चर हो जाए। बेटा याद रखना है, जब भी पोस्टरोमीडियल कॉर्नर मीन सेंटर, जब पोस्टरोमीडियल कॉर्नर अफेक्ट होगा तो स्पाइनल कैनाल आपकी अफेक्ट होगी, जब पोस्टरोलेटरल कॉर्नर अफेक्ट होगा तो आपका इंटरवर्टिब्रल फोरामिना अफेक्ट होगा, नैरो डाउन होगा। बेटा बात की समझ आ गई है कि इंटरवर्टिब्रल फोरामिना कब नैरो डाउन हो रहा है और स्पाइनल कैनाल कब नैरो डाउन हो रही है। जी सर। अच्छा, अगर स्पाइनल कैनाल नैरो हो जाए तो किसके ऊपर इफेक्ट आएगा, स्पाइनल कॉर्ड पे। अगर इंटरवर्टिब्रल फोरामिना नैरो हो जाए तो फिर किसके ऊपर इफेक्ट आएगा, पेरिफेरल नर्व पे, पेरिफेरल नर्व पे। so whenever it is going to affect the spinal cord, we called it as myelopathy। हम इसको क्या बोलते हैं, माइलोपैथी बोलते हैं, MYELOPATHY, माइलोपैथी। और जब भी ये इंटरवर्टिब्रल फोरामिना में नर्व रूट को अफेक्ट करे तो हम लोग इसको बोलते हैं रेडिकुलोपैथी, ठीक है। तब हम इसको क्या बोलते हैं, जी बच्चों, रेडिकुलोपैथी। रेडिकुलोपैथी। स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करे माइलोपैथी, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना को अफेक्ट करे तो दैट इज कॉल्ड रेडिकुलोपैथी। अब वो कहते हैं जो माइलोपैथी है इसके साइन एंड सिम्टम्स स्क्वेयर हैं, जो रेडिकुलोपैथी इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। वो कहते हैं जब माइलोपैथी होती है तो सैडल एनेस्थीसिया होता है। आप लोगों ने शायद कहीं पढ़ा हो सैडल एनेस्थीसिया, पढ़ा है बेटा। सैडल एनेस्थीसिया क्या होता है, जो इनग्वाइनल एरिया होता है ना बेटा, इनग्वाइनल एरिया में नमनेस आ जाना या सेंसरी लॉस आ जाना, ठीक है। इनग्वाइनल एरिया के अराउंड सेंसरी लॉस का आना, ठीक है, सेंसेशन का लॉस आना, दैट इज कॉल्ड सैडल एनेस्थीसिया। जो सेकंड इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ब्लैडर के कंट्रोल का लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सर पेशेंट सेकंड क्या बताया आपने, सडन एनेस्थीसिया के बाद? लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, यूरिन का कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है।
सिवियर मस्कुलर वीकनेस होती है, सिवियर सेंसरी लॉस होता है, ठीक है। द सेकंड वन जो रेडिकुलोपैथी है, रेडिकुलोपैथी में क्या होता है, मसल वीकनेस डेवलप होती है जो कि ट्रीटेबल होती है, सेंसरी लॉस डेवलप होता है जो कि इजीली ट्रीटेबल होता है, ठीक है। सेंसरी लॉस का जो पैटर्न होता है वो डर्माटोमल पैटर्न होता है। सेंसरी लॉस का क्या पैटर्न होता है, डर्माटोमल, जो पहले हमने पेरिफेरल नर्व्स में बात की। और जो मसल वीकनेस होती है वो मायोटोमल वीकनेस होती है। ऐसे नहीं होता कि पूरे के पूरे मसल्स ही वीक हो गए, मायोटोमल वीकनेस होगी। जिस नर्व को वो सप्लाई करेगी, जो मसल सप्लाई करिए वो पेरिफेरल नर्व, ठीक है, वो ही सारे मसल्स क्या होंगे, फटीग्ड होंगे। समझ आ गई है वैसे यहाँ तक बात की? जी सर। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे अबाउट द फर्दर पैथोलॉजीज ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है बेटा। एनी सर अब कुछ तो क्वेश्चन बता दें। बेटा? क्विज अब जितने भी बच्चे हैं जो कि सारे मतलब आप लोगों के क्लैशेस हैं बेटा, मैं सर हर सैटरडे को कोई क्लैश नहीं है, आप प्लीज सैटरडे को 6:30 वाला टाइम ही डन करें। यही कह रहा हूँ कि सैटरडे को ही होगा, 6:30 पे होगा। ओके सर, थैंक यू। दिस इज द फाइनल कॉल फ्रॉम माय साइड, क्योंकि आप लोगों के क्लैशेस, हर बच्चे का मैं क्लैश नहीं रिजॉल्व कर सकूंगा। यू हैव टू मेक इट ऑन योर ऑन वे, ठीक है। आप लोगों को बेटा थोड़ा सा खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। ये आप लोगों का पहला सेमेस्टर तो नहीं ना है कि आप लोगों को पता ना चला, ठीक है। ऑब्वियसली जिसने एक ऐसा कोर्स उठाया हुआ है जो कि उसका प्रीवियसली कहीं रह गया, तो उसके साथ क्लैशेस आएंगे, जी ठीक है। या अगर कोई किसी और सेमेस्टर का बच्चा है, अगर वो पढ़ रहा है थेराप्यूटिक्स 2, तो ऑब्वियसली उसके भी क्लैशेस आएंगे। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि ये आप लोग सैटरडे कॉल है 6:30 की, इंशाल्लाह ताला इसी के ऊपर आप लोगों का होगा, मेल भी आ जी जाएगा। ओके सर। सर सैटरडे 6:30 ना? जी बेटा। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज सर।